हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं आलोक कुमार आप सभी का आलोक फिजिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में बच्चों श्यानता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम लोगों ने विचार किया था, जैसे कि हम लोगों ने धारा रेखीय प्रभाव, विक्षुब्ध प्रभाव और साथ ही बच्चों हम लोगों ने पोवाज़े के समीकरण पर भी हम लोगों ने ध्यान दिया था बच्चों। और है ना, इनसे संबंधित हम लोगों ने नली में प्रवाहित द्रव्य का आयतन जो है प्रति एकांक समय में हम लोगों ने ज्ञात किया था, और साथ ही धारा रेखीय प्रवाह को बनाए रखने के लिए कितनी बल की आवश्यकता होती है उसका भी हम लोगों ने निर्धारण किया था। तो चलिए आज हम लोग उसी श्यानता क्लास को आगे बढ़ाएंगे बच्चों और जानने का प्रयास करेंगे कि रोनाल्ड संख्या क्या होता है बच्चों, ये किस प्रकार जो है प्रवाह को प्रभावित करता है, इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ बच्चों कि रोनाल्ड्स नंबर क्या है ना। चलिए हम लोग यहाँ पे देते हैं हेडिंग और हम लोग जानने का प्रयास करते हैं रोनाल्ड्स नंबर क्या है, रोनाल्ड्स संख्या क्या है ना। जैसा कि हम लोगों ने जान लिया है बच्चों कि क्रांतिक वेग क्या होता है ना। क्रांतिक वेग से आप लोग जो है इस बात को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। यदि आप लोग नहीं समझे हैं क्रांतिक वेग, तो इससे पहले वाले वीडियो में जाकर के आप लोग क्रांतिक वेग को सबसे पहले समझने का प्रयास करेंगे। क्रांतिक वेग क्या होता है बच्चों कि वह अधिकतम वेग जिससे कोई प्रवाह जो है धारा रेखीय बनी रहती है ना, उसको हम लोग क्रांतिक वेग कहते हैं। जैसे कि यदि क्रांतिक वेग का मान यदि थोड़ा सा घटा दिया जाए तो प्रवाह पूर्णतः धारा रेखीय हो जाती है, और क्रांतिक वेग का मान को यदि थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो प्रवाह जो होती है विक्षुब्ध हो जाती है। तो उसके दोनों प्रवाह के अर्थात हम कह सकते हैं कि धारा रेखीय प्रवाह और विक्षुब्ध प्रवाह के बीच वाले जो वेग होते हैं ना, उसको हम लोग क्रांतिक वेग कहते हैं। तो इससे मैं पिछले वाले वीडियो में अच्छी तरह समझा दिया हूँ बच्चों। तो चलिए आज हम लोग रोनाल्ड्स नंबर के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं कि मान लेता हूँ कि किसी नली में कोई द्रव्य का प्रवाह हो रहा है बच्चों, है ना। मान लेते हैं कि ये एक नली है, इसमें द्रव्य का जो है प्रवाह हो रहा है। तो इस प्रवाह में जो क्रांतिक वेग है वो निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। देखिए नली में प्रवाहित, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि नली में प्रवाहित है ना, नली में प्रवाहित द्रव्य है ना, द्रव्य का वेग क्रांतिक है, द्रव्य का वेग क्रांतिक है, तो वह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करेगा। तो वह निम्नलिखित बातों पर है ना, तो वह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है ना। यदि द्रव्य नली में प्रवाहित हो रही है और द्रव्य का वेग क्रांतिक वेग है तो वह निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले क्रांतिक वेग किस पर निर्भर करेगा, देखिए क्रांतिक वेग देखिए द्रव्य के श्यानता गुणांक पर निर्भर करता है ना। द्रव्य के श्यानता गुणांक पर निर्भर करता है, द्रव्य के श्यानता गुणांक ईटा पर निर्भर करता है। पहला बच्चों हो गया बात। दूसरी बात क्या होती है, और साथ ही ये क्रांतिक वेग का समानुपाती भी होता है ना। ये जो आप देख पा रहे हैं कि ईटा जो है श्यानता गुणांक जो होता है क्रांतिक वेग VC क्रिटिकल वेलोसिटी, ये समानुपाती किसका होता है, ईटा का भी होता है समानुपाती। अब मैं समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती को ही आप लोगों को बताऊंगा। दूसरी बात क्या होता है कि क्रांतिक वेग जो होता है वो द्रव्य के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है बच्चों, है ना। देखिए द्रव्य के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है, द्रव्य के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि यदि VC जो होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा रो का, द्रव्य के घनत्व का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरी बात क्या होती है ना, कि वो जिस नली में प्रवाहित हो रही है उस नली का जो व्यास होता है उसका भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए नली के व्यास के व्युत्क्रमानुपाती होता है, नली के व्यास का व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप समझ पा रहे हैं बच्चों कि क्रांतिक वेग जो है नली के व्यास का, मान लेते हैं कि नली का व्यास D है। ये जो नली मैंने आप लोगों को दिखाया है इसका व्यास कितना है, यदि D
है ना। और इससे जो द्रव्य प्रवाहित हो रहा है उसका वेग जो है, क्रांतिक वेग, वो vc है ना। और जो द्रव्य इसमें प्रवाहित हो रहा है उसका श्यानता गुणांक ईटा है और द्रव्य का घनत्व कितना है, रो है। तो क्रांतिक वेग जो होता है वो 3 बात पर निर्भर करता है। सबसे पहली बात द्रव्य का श्यानता गुणांक ईटा पर, है ना, द्रव्य के घनत्व रो पर, और नली का जो व्यास होता है डी पर निर्भर करता है। वो किस प्रकार निर्भर करता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब तीनों को यदि हम लोग मिलाएंगे बच्चों तो हमको एक समीकरण प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, तीनों को मिलाने पर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तीनों को मिलाने पर, है ना, तीनों को मिलाने पर तो हमको क्या मिलेगा, देखिए VC समानुपाती ईटा बाय, और यहाँ मिल गया हम लोगों को रो डी, है ना। समानुपाती को हम यदि तोड़ते हैं बच्चों तो एक नियतांक हम देते हैं। यह नियतांक क्या है, R, है ना। इसको हम लोग कहेंगे ईटा रो और यहाँ डी, जहाँ R एक नियतांक है। देखिए यहाँ पर जहाँ R एक नियतांक है ना, जहाँ R एक नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे रोनाल्ड संख्या कहा जाता है। जिसे हम लोग क्या कहेंगे, रोनाल्ड संख्या, जिसे रोनाल्ड संख्या कहा जाता है, रेनॉल्ड संख्या कहा जाता है। इसे रोनाल्ड संख्या क्यों कहा जाता है बच्चों, तो ये बात आप लोग जानने का प्रयास करिए। देखिए इसे रोनाल्ड संख्या क्यों कहा जाता है, इसका कारण मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। यदि हम लोग R का बीमा निकालते हैं बच्चों, है ना, डायमेंशन निकालेंगे, तो सबसे पहले R इज इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं। तो R इज इक्वल टू हम लोग यहाँ फॉर्मूला से हम लोग पाते हैं क्या हो जाता है, VC रो डी बाय ईटा। तो यहाँ पर देखिए सबका डायमेंशन हम रख देंगे। तो VC मतलब ये क्या हो गया, क्रांतिक वेग है, तो वेग का डायमेंशन क्या हो गया, देखिए LT-1, है ना। रो घनत्व है, घनत्व का डायमेंशन क्या होता है, mL/-3, और D जो है व्यास है अर्थात लंबाई ही है, तो L यहाँ पर रख दिया। और नीचे में है श्यानता गुणांक। मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों कि पहले वाले ही वीडियो में श्यानता गुणांक का श्यानता का पहला ही लेसन जो है उसमें मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट वीडियो में ही कि श्यानता गुणांक का डायमेंशन क्या होता है। तो सबसे पहले इसका बीमा रख देंगे बच्चों। तो आप लोग यदि नहीं जानते हैं तो उस वीडियो को जाकर के देखें, mL-1 और ये होता है T-1। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, सबको हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि R का क्या बीमा आता है। तो एक बात यहाँ पे देखिए, L जो है, यहाँ से देखिए L है, यहाँ पर भी L है, तो ये L स्क्वायर हो गया। L स्क्वायर में L पे पावर माइनस क्यूब में ये जुटेगा तो L-1 बचेगा। तो ये क्या होगा, ये तीनों मिल करके इस L से कैंसिल हो गया बच्चों। M भी देखिए कैंसिल हो गया और T-1 कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर हमको बच गया 1, है ना। इसका मतलब है कि कोई संख्या प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं कि R जो होता है एक क्या होता है बच्चों, कि ये एक मात्रकहीन और बीमाहीन भौतिक राशि है। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि R का कोई बीमा नहीं होता है। R एक मात्रकहीन, है ना, R एक मात्रकहीन तथा बीमाहीन, है ना, डायमेंशन लेस, जिसको हम लोग कहते हैं यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस, मात्रकहीन और बीमाहीन भौतिक राशि है ना, भौतिक राशि है, भौतिक राशि है। यह एक शुद्ध संख्यात्मक मान है, हम यह भी कह सकते हैं यह एक प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू है बच्चों, है ना। यह एक शुद्ध संख्यात्मक मान है, यह एक शुद्ध संख्यात्मक मान है, यह एक शुद्ध संख्यात्मक मान है, शुद्ध संख्यात्मक मान है बच्चों। ये बात आप लोग समझ में आ गया होगा बच्चों, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर R जो है बच्चों वो इस बात को निर्भर करता है कि R का कितना वैल्यू होना चाहिए जिससे प्रवाह जो होती है वो धारा रेखीय हो, और R का कितना मान होना चाहिए जिससे प्रवाह जो होती है विक्षुब्ध हो जाती है। तो यहाँ पर एक बात देखिए, यदि R का मान 2000 से छोटा होता है, यदि R का मान जो होती है 2000, ये एक संख्या हो गया 2000, यदि R का मान 2000 से छोटा है तो प्रवाह जो होती है, तो प्रवाह कैसी होगी, तो प्रवाह धारा रेखीय होगी, है ना। तो प्रवाह धारा रेखीय होगी। और वहीं पर यदि R का वैल्यू यदि 3000 से बड़ा होता है, आप बात समझ पा रहे होंगे, R का वैल्यू यदि 3000 से बड़ा होता है तो प्रवाह जो होती है विक्षुब्ध हो जाती है। तो प्रवाह कैसी हो जाती है बच्चों, विक्षुब्ध हो जाती है, विक्षुब्ध हो जाती है ना, प्रवाह विक्षुब्ध हो जाती है। इस बात को समझ, इसका मतलब है कि R का वैल्यू जो होती है वो 2000 से 3000 के बीच में नहीं हो करके उससे बाद होती है। मतलब R का वैल्यू यदि 2000 से कम है और R का वैल्यू 3000 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब यदि बीच वाला यदि प्रवाह हो, मतलब आप कह सकते हैं कि R का वैल्यू जो है बच्चों 2000 से क्या होता है, इस प्रकार होता है, रेंजिंग यदि हम लोग कह सकें कि यदि 2000 यहाँ पर लिख देते हैं, है ना, तो 2000 बीच में हो गया, और ये देखिए यहाँ पर 3000
यहाँ पर होगा। इसका मतलब हो गया इनइक्वलिटीज़ आ गया मेरे पास कि आर का वैल्यू 2000 से छोटा है और आर का वैल्यू 3000 से बड़ा है। तो इधर 2000 इधर है ना, और 3000 आप कह सकते हैं कि आर का वैल्यू 3000 से बड़ा है, तो दोनों के बीच का जो संख्या होती है, यहाँ पर हो गया 2000 और यहाँ पर हो गया 3000। यदि 2000 से छोटा है तो ये धारा रेखीय बनी रहेगी और 3000 से बड़ा है तो विक्षुब्ध बनेगा। तो बीच वाला जो प्रवाह जो होता है ना बच्चों, है ना, उसको हम लोग कहते हैं अस्थायी प्रवाह। समझ में आ गया? तो इसका मतलब है कि देखिए 2000 से 3000 के बीच, 2000 से 3000 के बीच यदि आर का मान होता है, यदि आर का मान होता है, आर का मान होता है तो प्रवाह अस्थायी कहलाता है। तो प्रवाह अस्थायी कहलाता है। तो प्रवाह जो होता है अस्थायी कहलाता है बच्चों। ये बात समझ में आ गया होगा, है ना। तो इसी से आप लोग यहाँ पर जान सकते हैं कि प्रवाह यदि आर का वैल्यू कैलकुलेट करिएगा, यदि किसी नली में यदि द्रव का प्रवाह हो रहा है और वहाँ आर का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए हम लोग, है ना, क्या क्या चीज़ जान करके बच्चों वहाँ पर कि हम लोग आर का वैल्यू क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि हम लोग क्रांतिक वेग जान गए, है ना, यदि हम लोग घनत्व जानते हैं द्रव्य का, और नली का व्यास जानते हैं, और द्रव्य का श्यानता गुणांक जानते हैं, जिससे हम लोग आर का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए, और यदि आर का वैल्यू यदि 2000 से छोटा आ रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि प्रवाह जो है बच्चों वहाँ पर क्या होगा, धारा रेखीय होगा। और यदि आर का वैल्यू यदि 3000 से बड़ा आ रहा है तो हम लोग समझ जाएंगे कि उस नली में द्रव्य का प्रवाह जो होती है विक्षुब्ध बनी हुई है। और यदि बीच में आ रहा है दोनों का तो अस्थायी प्रवाह है, ना तो वो धारा रेखीय प्रवाह है और ना तो विक्षुब्ध प्रवाह होगा। तो इस प्रकार जो होती है रोनाल्ड संख्या के आधार पर जो है आप, है ना, नली में प्रवाहित द्रव्य का वेग के बारे में आप जान सकते हैं। तो इसके बाद का जो टॉपिक्स है बच्चों वो है मेरा सातत्य समीकरण, जिसको हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी भी हम लोग कहते हैं। देखिए सातत्य समीकरण, है ना, इसको कहेंगे सातत्य समीकरण। सातत्य समीकरण को इंग्लिश में कहा जाता है बच्चों इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। थोड़ा सा ध्यान में देखिएगा, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहा जाता है, कॉन्टिन्यूटी कहा जाता है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमको क्या बतलाता है? इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमको, है ना, किसी भी द्रव्य के द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को बतलाता है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम को बतलाता है। तो सातत्य समीकरण मुझे क्या बताता है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए सातत्य समीकरण, है ना, सातत्य समीकरण हमें बतलाता है, सातत्य समीकरण हमें बतलाता है कि, है ना, कि द्रव्य का द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, कि द्रव्य का द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्य का द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, का नियम क्या है ना। तो हम लोग इसी के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है या सातत्य का समीकरण क्या होता है। तो इसके लिए हम एक ट्यूब बनाते हैं बच्चों, जिसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है वो अलग अलग है। इस प्रकार देखिए मैंने एक ट्यूब का यहाँ पर रचना किया है ना, एक ट्यूब का यहाँ पर मैंने एक रचना किया। आप देख पा रहे हैं कि इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल अलग अलग है। यहाँ पर देखिए इसकी फर्स्ट जो सिरा देख रहे हैं ना, यहाँ का क्षेत्रफल कम है और यहाँ का क्षेत्रफल कुछ ज़्यादा है। इसमें क्या होता है कि द्रव्य का प्रवाह हो रहा है, इसमें द्रव्य का प्रवाह हो रहा है बच्चों, इस प्रकार द्रव्य का प्रवाह हो रहा है। तो ये जो आप देख पा रहे हैं सिरा, है ना, ये सिरा का यहाँ अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है। द्रव्य जिस वेग से प्रवाहित हो रहा है उसका वेग जो होता है बच्चों वहाँ पर V1 है ना। और द्रव्य का जो घनत्व है बच्चों, वहाँ पर द्रव्य का घनत्व इस सिरा पर ρ1 है। इसी प्रकार इस सिरा पर जो होता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A2 है। द्रव्य का जो वेग जो प्रवाहित हो रही है उसका वेग कितना है, V2 है। और इस सिरा पे द्रव्य का घनत्व, द्रव्य का जो घनत्व है वो कितना है, ρ2 है ना। तो ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है किसका, इस नली का, है ना, कि नली में जो द्रव्य प्रवाहित हो रही है उसका इंफॉर्मेशन मेरे पास इसी प्रकार है दोनों सिरा पर। तो आप ये एक बात समझिए बच्चों कि हम लोग एक टाइम पर मतलब थोड़ा सा कहते हैं कि यदि द्रव्य इसमें इंटर करता है, द्रव्य इसमें इंटर करता है तो डेल्टा टी समय तक मान लेते हैं कि द्रव्य का जो भाग इंटर किया वो डेल्टा टी समय में वो यहाँ से यहाँ तक चले आता है। यहाँ से यहाँ तक जाने का समय कितना है, वो डेल्टा टी है। आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर भी वही बात होगा बच्चों कि द्रव्य का जो मतलब जो द्रव्य खंड हम लोग लिए हैं, है ना, सेक्शन ऑफ लिक्विड जो लिए हैं, द्रव्य खंड जो लिए हैं
हैं वो डेल्टा टी समय में जो है बच्चों वो इतनी दूरी तय करता है, यहाँ से यहाँ तक जाता है डेल्टा टी समय में। ये बात समझ पा रहे होंगे आप लोग। द्रव्य खंड के बारे में लिए, द्रव्य का छोटा सा टुकड़ा लिए, है ना। जैसे ही वो प्रवेश किया तो डेल्टा टी समय में वो इतनी दूरी तय किया, और बाहर निकलने के क्रम में इस स्थान से इस स्थान तक जाने में उसको डेल्टा टी समय का समय लगता है। तो एक बात यहाँ पर हमको बताइए बच्चों कि द्रव्य जो होता है डेल्टा टी समय में कितनी दूरी तय करेगा। देखिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सिरा ए मान लेते हैं और इसको सिरा हम लोग बी मान लेते हैं। तो देखिए सिरा ए पर, यहाँ पर हम लोग क्या कहेंगे, सिरा ए पर डेल्टा टी समय में, सिरा ए पर डेल्टा टी समय पर, डेल्टा टी समय पर द्रव्य खंड द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। देखिए द्रव्य खंड के द्वारा, है ना, द्रव्य खंड के द्वारा तय की गई दूरी, तय की गई द्रव्य खंड के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, हम लोग को बता सकते हैं। तो द्रव्य खंड के द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, v1, और यहाँ पर हो जाएगा डेल्टा टी। हम लोग जानते हैं वेग गुना समय दूरी होता है ना। तो एक बात यहाँ पर देखिए, ये दूरी हो गया। तो अब हम लोग कहेंगे कि ये बात हम लोग पता लगा सकते हैं कि डेल्टा टी समय में यदि द्रव्य खंड इतनी दूरी तय की है तो कितना द्रव्यमान यहाँ से यहाँ तक स्थानांतरित हुआ, है ना। तो डेल्टा टी समय में प्रवाहित द्रव्य खंड का द्रव्यमान हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ देखिए लिखते हैं कि डेल्टा टी समय में, है ना, डेल्टा टी समय में देखिए द्रव्य खंड या प्रवाहित द्रव्य खंड का द्रव्यमान, डेल्टा टी समय में प्रवाहित द्रव्य खंड का द्रव्यमान कितना होगा, द्रव्य खंड का द्रव्यमान। तो ये चीज़ आप लोग निकाल सकते हैं, द्रव्य खंड का द्रव्यमान कितना होता है। तो हम लोग इस द्रव्यमान को डेल्टा m1 से इंडिकेट करते हैं, है ना, क्योंकि ये पहला सिरा के लिए था और पहला सिरा का सारा जो नोटेशन है बच्चों वो 1 करके लिए हैं, इसलिए द्रव्यमान को भी हम लोग 1 करके लेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुना घनत्व। ये चीज़ हम लोग घनत्व की परिभाषा से हम लोग जानते हैं, आयतन गुना घनत्व। तो अब हमको बता सकते हैं कि इसका आयतन कितना होगा, है ना, इसका यहाँ पर आयतन कितना होगा बच्चों, ये चीज़ आप लोग नोटिस कर सकते हो। तो हम लोग आयतन कैसे लेंगे, तो देखिए आयतन बराबर क्या होता है, मैं आप लोगों को पुनः एक बार बता देना चाहता हूँ क्योंकि पिछले वाले बहुत सारे वीडियो में मैंने आयतन को बताया है ना। आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुना लंबाई या दूरी, क्षेत्रफल गुना दूरी। तो डेल्टा टी समय में जो दूरी तय किया गया वो यहाँ से यहाँ तक ही है, अर्थात v1 डेल्टा टी दूरी तय किया गया, ये दूरी है। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मैंने पहले a1 माना है, तो इसका मतलब है कि v1 डेल्टा टी और a1 को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो मेरा ये आयतन निकल जाएगा, है ना। मैंने क्या कहा कि ये दूरी है ना, तय की गई दूरी v1 डेल्टा टी, और दूरी को यदि हम लोग क्षेत्रफल से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयतन निकल जाएगा। तो यह कितना हो जाएगा आयतन, देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे v1 डेल्टा टी, यह हो गया a1, और इस सिरा पे द्रव्य का घनत्व है कितना है ρ1, और यहाँ से मेरा डेल्टा m1 जो है कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, द्रव्य प्रवाह के द्रव्यमान का दर लेंगे, है ना। देखिए द्रव्यमान प्रवाह का दर, द्रव्यमान प्रवाह का दर, द्रव्यमान प्रवाह का दर लेते हैं, है ना, द्रव्यमान प्रवाह का दर। तो दर मतलब डेल्टा टी से इसको भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया डेल्टा m1 बाई यहाँ पर हो गया डेल्टा टी। इस डेल्टा टी को हम लोग यहाँ नीचे ले आए, बचा क्या v1 a1 और बच गया यहाँ पर ρ1। तो इसको हम लोग द्रव्यमान फ्लक्स भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रवाह का दर जो होता है बच्चों उसको हम लोग द्रव्यमान फ्लक्स भी, मास फ्लक्स भी कहा जाता है। इसको हम लोग द्रव्यमान फ्लक्स कहा जाता है। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, मास फ्लक्स, मास फ्लक्स कहा जाता है, द्रव्यमान फ्लक्स कहते हैं। इसी प्रकार इतना जो कैलकुलेशन हम लोग किए हैं, जस्ट यही कैलकुलेशन यदि हम लोग इस सतह के लिए भी करें, सॉरी इस सिरा के लिए करें तो यही इक्वेशन हमको मिलेगा, बस नोटेशन चेंज हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, बीरा सी, है ना। देखिए सिरा बी पर द्रव्यमान प्रवाह का दर कितना होगा, देखिए द्रव्यमान प्रवाह का दर, द्रव्यमान प्रवाह का दर क्या होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा m2 बाय ये हो गया डेल्टा टी इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा v2 a2 और ये हो जाएगा ρ2। तो एक बात आप लोग यहाँ पर जानते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमको ये बतलाता है बच्चों कि जितना द्रव्य जो होती है एक सिरा पे प्रवाहित होती है उतना ही द्रव्य जो होती है वो बाहर निकल जाती है ना। जितना द्रव्य, है ना, डेल्टा टी समय में जितना द्रव्य इसमें इंटर करती है डेल्टा टी समय में उतना ही द्रव्य सिरा से बाहर निकल जाती है। ये तो जनरल नियम है, आप लोग सब जानते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जानते हैं, देखिए प्रकृति का नियम भी होता है कि जितना द्रव्य, है ना, जितना द्रव्य सिरा ए से, जितना द्रव्य सिरा ए से प्रवेश करता है, सिरा ए से प्रवेश करता है उतना ही द्रव्य,
है ना, उतना ही द्रव्य सिरा बी से बाहर निकल जाता है ना, सिरा बी से बाहर निकल जाता है, बाहर निकल जाता है, उतना ही द्रव्य सिरा बी से बाहर निकल जाता है। इसका मतलब है कि दोनों सिरा का द्रव्यमान फ्लक्स बराबर होगा। तो कह सकते हैं हम लोग कि देखिए ए का द्रव्यमान फ्लक्स, ए का द्रव्यमान फ्लक्स, ए का द्रव्यमान फ्लक्स बराबर बी का द्रव्यमान फ्लक्स, हम लोग कह सकते हैं बी का द्रव्यमान फ्लक्स, ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो ए का द्रव्यमान फ्लक्स कितना हो गया V1A1 और यहाँ पर हो गया ρ1 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा V2A2 और ये हो जाएगा ρ2 होगा। तो अब हम लोग चलिए नेक्स्ट पेज में इसका कैलकुलेशन देखेंगे। द्रव्यमान फ्लक्स दोनों को मैंने बराबर कर दिया। तो अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि दोनों का द्रव्यमान फ्लक्स का मान तो वैल्यू बराबर हो गया, A1 है ना, V1A1 ρ1 इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो गया V2A2 और यहाँ पर हो गया ρ2। जो नली में मेरा द्रव्य का प्रवाह हो रहा था बच्चों, इस प्रकार का जो नली मैंने बनाया था, विभिन्न अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल था, जो इसमें नली में जो द्रव्य का प्रवाह हो रहा है, तो एक ही प्रकार का द्रव्य है ना, जो द्रव्य इसमें यहाँ प्रवेश कर रहा है वही द्रव्य यहाँ पर बाहर निकल जा रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो द्रव्य का घनत्व मैंने ρ1 लिया था और यहाँ पर जो ρ2 लिया था, तो घनत्व में तो परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि द्रव्य जो होती है असंपीडित होती है ना, द्रव्य जो होती है असंपीडित होती है। यहाँ पर देखिए द्रव्य जो है असंपीड्य होती है, द्रव्य क्या होती है, असंपीड्य होती है, द्रव्य जो होती है असंपीड्य है ना, क्या कहते हैं उसको, है ना, कह सकते हैं अनकम्प्रेसेबल होती है ना, उसको कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता है द्रव्य को। तो जब द्रव्य कंप्रेस्ड नहीं हुई तो उसका घनत्व में परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि ρ1 इज इक्वल टू ρ2 इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ रो माना, तो ऊपर का समीकरण क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हो जाएगा V1A1 रो इज इक्वल टू हो जाएगा V2A2 रो, तो रो दोनों साइड कैंसिल हो गया, तो V1A1 इज इक्वल टू कितना हो गया V2A2। तो देखिए दोनों साइड में V1A1 यहाँ पर V2A2 दोनों आपस में बराबर हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि VA इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाता है ना। इसका मतलब है यही, इसी को हम लोग कहते हैं सातत्य का समीकरण, इसे ही सातत्य का समीकरण कहा जाता है, इसे ही सातत्य का समीकरण भी कहा जाता है बच्चों, इसे ही सातत्य का समीकरण कहते हैं, सातत्य का समीकरण कहते हैं। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना, ये बात समझ में आ गया बच्चों कि यदि पहला सिरा के लिए V1A1, दूसरा सिरा के लिए V2A2 दोनों आपस में बराबर हो गया, इसका मतलब है कि VA इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना। तो देखिए अब इस समीकरण का बेनिफिट हम लोगों को क्या मिलता है। सबसे पहली बात बेनिफिट हम लोगों को क्या मिला कि जो भी जो होता है बच्चों, यदि हम लोग ए को नीचे करेंगे तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो नली में प्रवाहित द्रव्य का वेग है ना, नली के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सातत्य समीकरण का अनुप्रयोग भी आप कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पर इसे ही सातत्य का समीकरण कहते हैं, ये अनुप्रयोग है। तो देखिए नली में, बात समझिए कि नली में प्रवाहित है ना, नली में प्रवाहित द्रव्य का वेग, द्रव्य का वेग नली के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, नली के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात आप लोग जानते हैं। तो इससे हमको क्या फायदा हुआ, तो आप लोग जनरली देखते होंगे बच्चों कि यदि पाइप है ना का इसका क्षेत्रफल यदि बड़ा होता है, ज़्यादा होता है, तो आप लोग अक्सर देखते होंगे कि पानी जो होती है इसे धीरे धीरे निकलती है ना। और वहीं यदि नली का यदि क्षेत्रफल यदि छोटा हो है ना, तो इससे पानी तेजी से बाहर निकलती है, बहुत स्पीड से। यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है, ए का मान क्या है, बड़ा है ना, तो यहाँ पर भी क्या है, छोटा है ना। बात समझ पाए, नली का यदि क्षेत्रफल यदि क्या होता है, बड़ा होता है, तो उससे पानी धीरे धीरे निकलती है। वहीं नली का यदि सिरा यदि कम क्षेत्रफल का हो, यदि पतली हो, सक्रिय हो, तो उसमें पानी जो होती है वो उच्च वेग से बाहर निकलता है ना। बात समझ में आया। तो आप लोग जनरली सभी बच्चे के घर में पाइप होता होगा, आप लोग देखते होंगे कि जब हम लोग पाइप का आगे का सिरा को यदि दाब देते हैं तो पानी उससे तेजी से बाहर निकलने लगता है ना बच्चों। तो ये सारा हम लोग प्रैक्टिकल करके देखे हुए हैं अपने घर में, हम लोग ये बात को अच्छी तरह से जानते हैं, उसी का ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। दूसरी बात क्या होती है, जहाँ गहरी नदी होती है, गहरी नदी है ना, जहाँ पर नदी का जो माने कि नदी का सतह ये है, उसमें पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है ना, ये पानी भरा हुआ, ये गहरी नदी है। तो गहरी नदी में देखते होंगे कि पानी जो होती है बच्चों बहुत धीरे धीरे बहती है ना। क्यों बहती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए नदी का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यहाँ पर ज़्यादा है,
इसीलिए यहाँ पर वेग क्या होगा, कम होगा। इस समीकरण से जान रहे हैं कि यदि देखिए तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि ज़्यादा होगा तो वेग का मान कम होगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती संबंधित है। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी होता है, नदी का यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि ज़्यादा होता है तो पानी धीरे धीरे बहेगी। वहीं यदि नदी यदि कम गहरी है, मान लेते हैं कि इतना ही गहरी नदी है, इसमें से पानी बह रही है ना, इसमें पानी बह रही है, तो आप देखते होंगे कि पानी जो होती है तेजी से बहती है, हमको बहुत पानी रैपिडली जो होती है ना, क्या बोलते हैं, मोशन करता हुआ दिखता है ना, मूव करता हुआ दिखता है। तो ये अनुप्रस्थ काट का यहाँ क्षेत्रफल कम है तो नदी वहाँ तेजी से बहती हुई दिखती है। तो ये जो है सातत्य समीकरण का अनुप्रयोग हम लोगों को देखने को मिलता है ना। तो आप लोग इस सब चीज़ से रूबरू होंगे बच्चों, इसको आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं इसका क्या अनुप्रयोग होता है। तो अब यहाँ पर बेसिकली हम लोग जो बात करने जा रहे हैं बच्चों वो है द्रव्य की ऊर्जा पर, है ना। द्रव्य की ऊर्जा, देखिए द्रव्य की ऊर्जा, द्रव्य में जो होती है बच्चों वो 3 प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है। द्रव्य में जनरली 3 प्रकार की ऊर्जा पाई जाती है। पहला नंबर में एक होती है गतिज ऊर्जा, एक होती है द्रव्य की गतिज ऊर्जा, दूसरा नंबर में होता है स्थितिज ऊर्जा, है ना, ये दूसरा नंबर में स्थितिज ऊर्जा, और तीसरा नंबर में जो होता है बच्चों वो है दाब ऊर्जा। वो 3 प्रकार की ऊर्जा जो होती है द्रव्य में पाई जाती है। एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है प्रेशर एनर्जी। वो 3 प्रकार की ऊर्जा जो होती है द्रव्य में पाई जाती है। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे बच्चों कि द्रव्य की गतिज ऊर्जा जो होती है, पहला नंबर में गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा के बारे में आप लोग तो अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत है ना, जूनियर क्लासेस से हम लोग इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं गतिज ऊर्जा। तो मान लेते हैं कि m द्रव्यमान का जो द्रव्य खंड है वो भी वेग से प्रवाहित हो रहा है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि माना m द्रव्यमान का द्रव्य खंड, माना m द्रव्यमान का द्रव्य खंड, है ना, m द्रव्यमान का द्रव्य खंड भी वेग से, है ना, भी वेग से प्रवाहित हो रहा है, भी वेग से प्रवाहित हो रहा है। माना m द्रव्यमान का द्रव्य खंड भी वेग से प्रवाहित हो रहा है। तो गतिज ऊर्जा उसकी कितनी हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, हाफ m v स्क्वायर, यही होती है इसकी गतिज ऊर्जा। तो हम लोग यहाँ पर ये जो गतिज ऊर्जा है ना बच्चों, हम लोग उसको प्रति एकांक द्रव्यमान के रूप में परिभाषित करेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए एकांक द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ पर एकांक द्रव्यमान की काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसको हम लोग क्या करेंगे m से भाग दे देंगे। तो ये हो जाएगा m v स्क्वायर बाय m, तो ये m कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा 1/2 v स्क्वायर। तो 1/2 v स्क्वायर क्या हो गया, प्रति एकांक द्रव्यमान की गतिज ऊर्जा, है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं स्थितिज ऊर्जा पर। देखिए यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हम लोग मान लेते हैं कि m द्रव्यमान का जो द्रव्य खंड है वो पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर रखी गई है ना। देखिए माना m द्रव्यमान का द्रव्य खंड, माना m द्रव्यमान का द्रव्य खंड, m द्रव्यमान का द्रव्य खंड, है ना। देखिए पृथ्वी की सतह से, है ना, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर रखी गई है, पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर रखी गई है ना, h ऊंचाई पर रखी गई है। तो है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा mgh हो जाएगा। तो प्रति एकांक द्रव्यमान का स्थितिज ऊर्जा, देखिए प्रति एकांक, है ना, प्रति एकांक द्रव्यमान का स्थितिज ऊर्जा, प्रति एकांक द्रव्यमान का, है ना, पोटेंशियल एनर्जी, इसमें कितना हो जाएगा, तो हम लोग लिख सकते हैं mgh बाय m। तो m कैंसिल हो गया और ये हमको मिल गया gh। तो देखिए gh क्या हो गया, प्रति एकांक द्रव्यमान का, है ना, पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, दाब, है ना, दाब ऊर्जा को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर तीसरा नंबर में हम लोग दाब ऊर्जा को कैलकुलेट करते हैं। तीसरा नंबर में हो गया दाब ऊर्जा। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि दाब ऊर्जा को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए दाब ऊर्जा, जिसको हम लोग प्रेशर एनर्जी भी कहते हैं। बात समझिएगा बच्चों, है ना। मान लेते हैं कि मेरे पास एक टंकी है ना, यहाँ पर जो है एक नली लगी हुई है, इस टंकी में एक नली लगी हुई है इस प्रकार, है ना। और ये टंकी जो होती है द्रव्य से पूर्णतः जो होती है भरी हुई है ना। ये टंकी क्या है, द्रव्य से पूर्णतः भरी हुई है इस प्रकार। और इस टंकी के पास जो होती है एक पिस्टन यहाँ पर लगा हुआ है, ये पिस्टन लगा हुआ है, इस नली में एक पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ पर भी द्रव्य भरी हुई है इस प्रकार, है ना। तो बात समझिए,
जब यहाँ पर पिस्टन लगा हुआ है तो द्रव्य के दाब के कारण जो होती है पिस्टन पर भी दाब लगेगा बच्चों, इस पर भी दाब लगेगा, यहाँ पर दाब लगता है। कितना दाब लग रहा है तो मान लेते हैं कि P इसमें दाब लग रहा है। और ये जो पिस्टन है इसका अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो उस अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को हम लोग क्या मान लिए, A मान लिए। पिस्टन के ऊपर जो होती है द्रव्य के कारण जो दाब लग रहा है, इतना पानी इसमें भरा हुआ है, द्रव्य भरा हुआ है, तो ये पिस्टन पर तो प्रेशर लगाएगी। नली पर का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, A है। तो अब हम लोग जानते हैं कि दाब P है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, तो इस पिस्टन पर कितना बल लगेगा ये तो हम लोग इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो मानते हैं यहाँ पर देखिए, माना देखिए द्रव्य के कारण पिस्टन पर, है ना, द्रव्य के कारण पिस्टन पर दाब P है, पिस्टन पर दाब P है, तथा पिस्टन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, तथा पिस्टन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। तो द्रव्य के द्वारा नली में भरे, या कह सकते हैं कि पात्र में रखे, है ना, तो द्रव्य द्वारा पिस्टन पर लगाया गया बल कितना होगा, है ना, पिस्टन पर लगाया गया बल कितना होगा बताइए। तो हम लोग दाब की परिभाषा जानते हैं, P इज इक्वल टू F बाई A होता है। तो F कैलकुलेट करने के लिए P और A को गुना कर देंगे, तो लगाया गया बल, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा PA। अब इस बल के कारण क्या पिस्टन यहीं रहेगा कि बाहर की ओर खिसकेगा, पिस्टन बाहर की ओर विस्थापित हो जाती है ना, कितनी दूरी से, तो dx दूरी से यहाँ से विस्थापित हो जाती है। तो हम लोग लिखेंगे कि इस बल के कारण, देखिए यहाँ पर इस बल के कारण, है ना, इस बल के कारण पिस्टन dx दूरी से विस्थापित हो जाती है ना, dx दूरी से विस्थापित हो जाती है, dx दूरी से विस्थापित हो जाती है ना। तो बताइए कि पिस्टन, है ना, द्रव्य द्वारा पिस्टन पर कितना कार्य हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे द्रव्य के द्वारा, द्रव्य ही ना पिस्टन को विस्थापित किया, तो द्रव्य के द्वारा पिस्टन पर कितना कार्य हुआ, द्रव्य द्वारा पिस्टन पर किया गया कार्य कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं, तो dw इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे अल्प दूरी से विस्थापित किए हैं इसलिए dw डिफरेंशियल फॉर्म लिए हम लोग किसका, वर्क का। तो यहाँ पर हो जाएगा बल गुना विस्थापन, हम लोग जानते हैं कि बल गुना विस्थापन dx। तो बल का मान कितना है बच्चों, देखिए PA हम लोग यहाँ पे निकाल लिए हैं बल का मान PA, और ये हो गया dx। तो A dx क्या है, A अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है और ये दूरी होता है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और दूरी जो है वो तो पिस्टन के द्वारा, है ना, तय किया गया आयतन है, वो इसका ये क्या हो गया, इतना आयतन, मतलब पिस्टन जो होती है कैसा आकृति की है, पिस्टन तो नली की आकृति की है ना बच्चों। देखिए तो इस प्रकार है, ये है पिस्टन, यहाँ से पिस्टन dx दूरी तय करके यहाँ पर चले आया dx, तो ये बेलन के रूप में हो गया ना, तो बेलन का आयतन तय किया, तो इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक तय किया गया आयतन है। जहाँ A dx क्या है यहाँ पे लिख देते हैं, जहाँ A dx पिस्टन द्वारा तय किया गया आयतन है, पिस्टन द्वारा तय किया गया आयतन है ना, पिस्टन द्वारा तय किया गया आयतन है बच्चों, बात समझ में आ गया। तो अब देखिए, तो यदि आयतन है तो हम लोग A dx को क्या लिखेंगे, A dx को हम लोग d भी लिखेंगे, वॉल्यूम नहीं, तो dw इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया P और ये हो गया dv। तो अब हम लोग एनर्जी, ये किया गया कार्य जो है, जो कार्य हुआ किसके द्वारा, द्रव्य के द्वारा जो किया गया कार्य है, वो जो इसके बढ़े हुए भाग में जो होती है ना, वो उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए यह किया गया कार्य, है ना, किया गया कार्य बढ़े भाग में दाब ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। किस ऊर्जा के रूप में, दाब ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है, दाब ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है बच्चों। तो इसका मतलब ये एनर्जी हो गया, तो इसको हम लोग ई से इंडिकेट करेंगे, तो ई इज इक्वल टू कितना हो गया, PdV। अब प्रति एकांक द्रव्यमान की ऊर्जा हम लोग कैलकुलेट किए, तो यहाँ पे लिखता है प्रति एकांक द्रव्यमान की ऊर्जा, प्रति एकांक द्रव्यमान की ऊर्जा। तो आप हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका जो आयतन वृद्धि हुआ, इसमें कितना द्रव्यमान का द्रव्य है, इसमें द्रव्यमान कितना होगा। तो मान लेते हैं कि द्रव्य का घनत्व यहाँ पर रो है ना,
द्रव्यमान का घनत्व, और इसका वॉल्यूम तो हम लोग निकाल ही चुके हैं बच्चों। इसका वॉल्यूम कितना डीबी है, देखिए यहाँ पर मतलब डीबी से इंडिकेट किए, AdX, इसका वॉल्यूम डीबी है। तो हमको द्रव्य का घनत्व मालूम है और इसका आयतन मालूम है, डीबी है, तो हम लोग द्रव्यमान हम लोग इजीली से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रति एकांक आयतन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो P dV बटा यहाँ पर इसका द्रव्यमान m है, और m को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग लिख दिए P dV, और घन द्रव्यमान बराबर, अभी मैंने तुरंत पहले ऊपर में लिखा है कि द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुना घनत्व। तो आयतन इसका कितना हो गया dV, और घनत्व है इसका रो, तो dV dV कैंसिल हो गया, तो P बाय रो निकल गया। तो ये P बाय जो रो है वो क्या है, वो प्रति एकांक आयतन का, है ना, प्रति एकांक द्रव्यमान का दाब ऊर्जा है। इसको क्या कहते हैं, प्रति एकांक द्रव्यमान का दाब ऊर्जा है। तो तीनों ऊर्जा को मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दिया बच्चों, है ना। तो अब इस तीनों ऊर्जा को जानने से मेरा क्या फ़ायदा होगा, तो इसका फ़ायदा हम लोग नेक्स्ट क्लास में बर्नौलीज थ्योरम को प्रूव करने में करेंगे बच्चों, कि बर्नौली का प्रमेय क्या है। तो आज मेरा वीडियो इतना ही रहेगा बच्चों, आप लोग वीडियो को बार बार देखें और इसे समझने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों, आप लोग के साथ मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप लोग हंसते रहे, खेलते रहे, मुस्कुराते रहे, और इसी प्रकार हमारे वीडियो को देखें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। आप लोगों ने जो वीडियो को देखा बच्चों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लॉट्स ऑफ थैंक्स। जय हिंद।